और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मदरसे पर सर्वे को लेकर संग्राम छिड़ा। सर्वे को रुकवाना है और योगी का बुलडोजर दरअसल बहाना है। आपको बताऊं, पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं उसके सर्वे कराने की बात कही गई। मदरसों का सर्वे किया जाना था। उस सर्वे में क्या था ये आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये मदरसे उत्तर प्रदेश के जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है, मदरसों की हालत कैसी है, बच्चों को कौन शिक्षक पढ़ाते हैं, इस तरह का सर्वे होना था। लेकिन इस सर्वे पर भी ऐतराज है। अगली तस्वीर दिखाइए। बाकायदा एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में जमीयत ने 150 मदरसों की ये बैठक बुलाई। मदरसे के मौलाना यहां पहुंचे। यहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी मौजूद थे और इस मदरसे के जरिए, अगली तस्वीर जरा दिखाइए, ये महमूद मदनी। ये कहा गया कि क्या असम में जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा आतंकी कनेक्शन की वजह से मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हैं, कहा गया योगी आदित्यनाथ भी क्या मदरसों पर उसी तरह बुलडोजर तो नहीं चलवाएंगे। सुनिए जरा। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। जमीयत चीफ महमूद मदनी को बुलडोजर का डर है या योगी के सर्वे का खौफ? ऐसा क्या है जो सर्वे से डर लग रहा है? मदनी न सिर्फ सर्वे से डर रहे हैं बल्कि बुलडोजर से जोड़कर मुसलमानों को भी गुमराह कर रहे हैं। जमीयत ने योगी के मदरसे पर सर्वे के आदेश के बाद 150 से ज्यादा मदरसों की बैठक दिल्ली में बुलाई थी। लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है कि जैसे पता चला कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ये सब कुछ जो है ना, ये मुल्क को तोड़ने की तरह। हाँ, यहाँ ये लोग हैं सब ऐसे ही हरकत बातें करते रहते हैं जिससे भाईचारा बिगड़े, उन्माद फैले, उनका वोट एक तरफ हो जाए। और आइए अब आपको बताते हैं इस बैठक में महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है साफ तौर पर जो योगी आदित्यनाथ मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, यह सर्वे आखिर क्यों हो रहा है? योगी सरकार के सर्वे के फैसले का विरोध किया गया। इस बैठक में मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमाए हिंद की बड़ी बैठक थी। मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक बुलाई थी। दिल्ली में इस बैठक को बुलाया गया। महमूद मदनी ने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए। दरअसल मदरसों के सर्वे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। महमूद मदनी ने कहा मदरसों में कहीं कुछ गलत है तो बातचीत को तैयार है, बातचीत कीजिए। सर्वे को लेकर योगी सरकार से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा आवेदन भेजकर सरकार से मिलने का वक्त भी मांगेंगे। असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से नहीं गिराना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने जोड़ा सरकार मदरसों के दरवाजे बंद करना चाहती है। बिना शक किए सरकार को काम करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग करिए, मिसअंडरस्टैंड यानी अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत करिए। सर्वे का सड़क पर उतरकर हम विरोध नहीं करेंगे। सर्वे गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोड़ा मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। मदनी ने कहा मदरसों के मसले देखने के लिए कमेटी बनाएंगे बाकायदा। सांप्रदायिक लोग देश में मदरसा नहीं चाहते हैं। किसे मदनी सांप्रदायिक कह रहे हैं? मदरसों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे हम, और दारुल उलूम मदरसों की मां है। उन्होंने कहा मदरसों का पिछले 100 साल का काम बेमिसाल रहा है। साथ ही साथ हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कभी आज तक नहीं पढ़ सकते थे। बैठक में उत्तर प्रदेश में मदरसे चलाने वाले लोग भी शामिल हुए। यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालक इस बैठक में मौजूद थे। 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में अगली बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर इसी बैठक में फैसला लिया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ हैं, सुनिए। आज के ज़माने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है, तो मैं मदरसे की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, आपके माध्यम से देश के लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को
ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं हम उसको हल कर। अब सवाल यह है कि आखिर सर्वे पर इतना शोर क्यों है? सर्वे में क्या किया जाना है? मदनी कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। ऐसा क्या किया जा रहा है जो जबरदस्ती जैसा लग रहा है? देखिए जरा, कोई भी इस सर्वे को देखे, इस सर्वे में क्या होना है। अगर इसे देखने के बाद लगता है जबरदस्ती है तो फिर जबरदस्ती है, लेकिन पहले देख लीजिए सर्वे में होना क्या है। योगी सरकार मदरसों का सर्वे कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे ऐसे हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा, यानी जिसको सरकार पैसा नहीं दे रही। मदरसों को लेकर सभी जानकारियां सामने आएंगी। मदरसे के भवन को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर किस हालत में वो इमारत है जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सुरक्षित है या नहीं, कल गिर तो नहीं जाएगी। ये सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। वहां ऐसी हालत तो नहीं कि बच्चे पढ़ नहीं सकते फिर भी पढ़ रहे हैं, यह जानकारी का हिस्सा होगा। मदरसों में सैलरी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक का पता चलेगा, जो बात मैंने आपको बताई। मदरसे में जो सिलेबस है, यानी जो पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत। छात्र छात्राओं, शिक्षकों की संख्या का पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 60 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। ये सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। मदरसे की आय का स्रोत पता चल सकेगा कि आखिर मदरसों को पैसा कहां से आ रहा है। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे मदरसे असम में मिले जिनके शिक्षकों का कनेक्शन आतंकियों से था। तो क्यों नहीं सरकार को यह जानने का हक है कि वहां की फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है। पेयजल, फर्नीचर, बिजली की जानकारी भी सरकार जुटाएगी। 30 अगस्त को योगी सरकार ने सर्वे का आदेश दिया। इस मामले में 10 सितंबर को सर्वे टीम का गठन किया गया और 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा किया जाना है। 25 अक्टूबर को यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी इस मामले में, और योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेंगे। तो सवाल एक बुनियादी यह है कि जब सर्वे होना है, इस सर्वे पर अकेले मदनी नहीं कह रहे हैं कि जबरदस्ती है। असदुद्दीन ओवैसी भी मदनी कह रहे हैं बुलडोजर न चल जाए, गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे थे ये मिनी एनआरसी है। तो सर्वे रुकवाने के लिए कोई बुलडोजर की बात कर रहा है, कोई मिनी एनआरसी कह रहा है। सुनिए जरा। आप एक समुदाय के ही मदरसों का जो गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं लेते, उनका सर्वे कराकर उनसे पूरे मालूमात हासिल करके डेटा जमा करके फ्यूचर में आप उनको तंग करना चाहते हैं, उनको हरास करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये छोटा एनआरसी है। छोटा एनआरसी है। बड़ा एनआरसी क्या होगा? जब आप डेटा लेंगे मुसलमानों का, सबका, उसमें से मुसलमानों का डेटा अलग करके उनको आप स्टेटलेस करेंगे। ये हकीकत है। एनआरसी अगर होगा तो ये होने वाला है। तो ये भी वही है, आप सबसे मालूमात हासिल करेंगे। अरे भाई, ये मदरसे जो एक पैसा सरकार से नहीं लेते, आप क्यों सर्वे कर रहे हैं? अरे भाई, आरएसएस के जो शिशु मंदिर है, सरस्वती मंदिर के स्कूल है, उन पर भी सर्वे करिए ना। वहां पर भी तो बालक पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां नहीं करेंगे। सिर्फ मुसलमानों के मदरसों को आप सर्वे कराने का मकसद क्या है? उनको हरास करना। सर्वे जो है ये केवल एक आंकड़ा जुटाने के लिए है कि ऐसे कितने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ छात्रों को क्या सुविधा मिल रही है, इंफ्रा कैसा है, पेयजल कैसा है, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी ले आती है, तो उससे उन छात्रों को भी फायदा हो। अब आपको बताता हूं कि मदरसों की हालत दरअसल कैसी है। कितने मदरसे यूपी में, कितने बच्चे यहां पढ़ते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ सर्वे करवाने के बाद करेंगे क्या? क्या इसके पीछे बड़ी वजह है, यह भी आपको बताते हैं। पहले मदरसों की स्थिति देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं और उनकी हालत क्या है, यह देखिए। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। 16,000 से ज्यादा, 16,500
13 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 20 लाख छात्र हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है मदरसे। अनुमान के मुताबिक यूपी में 40,000 से ज्यादा निजी मदरसे हैं, 40,000 से ज्यादा। सरकार के पास गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का आंकड़ा नहीं है कि कितने मदरसे हैं। बाल अधिकारों का हनन होने पर सरकार पर सवाल उठते हैं। सर्वे के नतीजों के बाद सरकार दरअसल नियम कायदे कानून बनाएगी। अब तक कोई नियम कायदा कानून नहीं। मदरसों को मान्यता देने के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ मदरसों में इस्लामी तालीम के अलावा और भी विषयों की पढ़ाई होती है। पहले तो बुनियादी बात यह कि 20 लाख बच्चे, यूपी के 20 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं और सरकार को जानकारी नहीं। तो सरकार को अधिकार है जानकारी जुटाने का, बच्चे किन स्थितियों और परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। शुरुआत में इसे इस्लाम की तालीम देने के लिए बनाया गया था मदरसों को, लेकिन 80 के दशक में मदरसों में बदलाव हुआ और उसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस्लाम की तालीम के साथ बाकी विषयों की भी पढ़ाई की गई, लेकिन यह पढ़ाई बहुत सतही रही शुरुआत में। अधिकांश मदरसों में अब भी सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है और बाकी सब्जेक्ट्स की, बाकी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। सुनिए जरा, जमीयत के सदस्य हैं कमाल फारूकी, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। सर्वे का विरोध नहीं कर रहा है, सर्वे के तरीके पर विरोध कर रहे हैं। मदरसों के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है, मदरसों के अंदर दूसरा काम नहीं हो रहा है, पूरा ये एक मैसेज जा रहा है। ये गलत है, मैं समझता हूँ। फैसले यही आए हैं कि हम, एक तो ये है कि कंप्लायंसेस रिपोर्ट अपनी खुद, वी आर प्रोफेशनल्स, और हम लोग इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मदरसों के अंदर कोई टेक्निकली तौर के ऊपर किसी के नक्शों में, किसी के कुछ चीज़ में, अगर जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर अगर बात है, अगर उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, हम यहाँ, हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है वो लोगों को, मदरसों को एडवाइस करेगी कि इसको इस तरह से ठीक कर लिया जाए और कंप्लायंसेस हो जाए। तो क्योंकि हम लोग लॉ अबॉइडिंग सिटीजन है और जो लॉ है उस लॉ को मानेंगे और मान रहे हैं, लेकिन उस लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है कि जैसे पता चला कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ये सब कुछ जो है ना, ये मुल्क को तोड़ने की तरफ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आइए, कमाल फारूकी भी मदरसों में दहशतगर्दी हो रही है उसकी बात कर रहे थे। महमूद मदनी कह रहे हैं कहीं बुलडोजर न चल जाए। असम का वाकया और वहां की घटना बता रहे हैं। तो मैं आपको असम की तस्वीर दिखाता हूं जहां आज भी बुलडोजर चला है। ये आप देख रहे हैं, असम से तस्वीर आई, मदरसे पर आज भी बुलडोजर चला है। ये मदरसा गोलपारा में था। ये देखिए, इस मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया, आतंकी कनेक्शन सामने आया। इसी बात का डर दरअसल दिखा रहे थे महमूद मदनी भी। तो मदरसों पर एक्शन का दरअसल डर यही है। असम में मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही है। पिछले कुछ वक्त में कई इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जब मदरसों पर कार्रवाई की गई है। असम में बुलडोजर की वजह से जमीयत को डर है दरअसल, और इसी वजह से मदनी ने यूपी के बुलडोजर पर चलने की आशंका जताई है मदरसों पर, और इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। आपको बताऊं, लेकिन सवाल यह है कि अगर मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाएगी तब फिर कार्रवाई होगी, जैसे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने किया है। फिर जमीयत को इससे दिक्कत क्या है? आपको बताते हैं असम में क्यों मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये बेवजह नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए, असम में 1 महीने में 4 मदरसों पर कार्रवाई की गई। आज ही एक और मदरसे पर बुलडोजर चला है। दरअसल मदरसों का अलकायदा से कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में इमाम और मदरसे के शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के जिहादी संगठन ABT से भी लिंक सामने आया है। उसके बाद यह एक्शन हुआ और इस कार्रवाई पर असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा था कि अगर मदरसों का आतंकी कनेक्शन सामने आया तो बुलडोजर चलाया जाएगा। सुनिए जरा। Those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. कम्युनिटी से बातचीत कर रहा हूँ कि इसको हम लोग को क्लीन करना है। वो लोग हमको पूरा मदद कर रहा है और हमारा विश्वास है कि विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी हम लोग इस सिस्टम को क्लीन कर लेंगे। अच्छा रिफॉर्म आप लोग को देखने मिलेगा। इनफैक्ट असम विल बी एग्जाम्पल। सारे लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर, सारे बात हमारा हो रहा है। ये देखिए, हमारा कोई मॉडल नहीं है। अगर कोई अनऑथराइज एविक्शन होगा, अनऑथराइज स्ट्रक्चर होगा, उनको हटाने का मशीन का नाम है बुलडोजर, और वो बुलडोजर अमेरिका में भी यूज होगा, यहाँ में भी होगा।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कमान संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर कई बड़े फैसले लिए। आपको बताते हैं योगी ने क्या क्या फैसले लिए अब तक। मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने 479 करोड़ का फंड दिया है। मॉडर्न एजुकेशन की पढ़ाई 80% कराई जाएगी और धर्म की तालीम 20% तक होगी। इसके साथ ही अब मदरसा शिक्षकों को स्कूल वाली सुविधाएं भी मिलेंगी। मदरसा शिक्षकों के ट्रांसफर को भी योगी सरकार ने मंजूरी दी है। मृतकों के आश्रितों को नौकरी का भी आदेश दिया गया है। मदरसों में महिला टीचरों को भी योगी सरकार ने तोहफा दिया। शिक्षिकाओं को अब तक मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, मातृत्व अवकाश भी अब मिलेगा। मदरसों में टीटी पास शिक्षकों की भर्ती का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही टीटी की तर्ज पर एमटीटी लागू करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे पढ़े लिखे शिक्षक ही मदरसों में आकर बच्चों को पढ़ा सकें। आइए अब आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी वैभव एक मदरसे में पहुंचे, वहां जाकर बच्चों से बात की कि उन्हें किस तरह की तालीम दी जा रही है जब से योगी सरकार आई है। कोशिश की है कि मदरसों को आधुनिक बनाया जाए और बाकी विषयों की भी पढ़ाई हो। तो देखिए जरा क्या बता रहे हैं मदरसों के बच्चे। सिलेबस तो पढ़ाया जाता है। सिलेबस के अंदर हिंदी है, अंग्रेज़ी है, फारसी है और भी मैथ वगैरह है, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और फिर हर धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि मतलब हिंदू धर्म क्या है, उसका सम्मान किस तरह से करना चाहिए, सब ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और हर धर्म का इस्लाम धर्म में सम्मान करना सिखाया जाता है। जी उर्दू, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, गणित, उर्दू, मैथ सब पढ़ाया जा रहा है। कौन सा विषय है? जी इंग्लिश है ये। साजिद यहाँ पर कुछ पढ़ के आप हमें बताइएगा। BANA बनाना मिस केला। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी, मैथ, इंग्लिश। अच्छा, उर्दू। ये कौन सी बुक है? हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। अभी तुम ये ज़रा हमें पढ़ के बताना। ये यार अच्छा, याद नहीं है ये, पढ़ के बताइएगा हमें। HERE हेयर मिस यहाँ। दूसरी लाइन। THERE देयर मिस वहाँ। WHERE वेयर मिस कहाँ। WHAT व्हाट मिस क्या। अच्छा, मैथ आप पढ़ रहे हैं। मैथ में क्या क्या पढ़ाया आपने? सवाल लगवाए, पहाड़े पढ़वाए और भी चीज़ें। पहाड़े कितने तक याद है आपको? 20 तक। 20 तक याद है? 17 का सुना देंगे? जी। अरे सुना दीजिए। 17 कम 17 17 34 37 51 67 68 91 97 102 77 19 17 70। अरे वाह, बहुत अच्छा। जी ज़्यादातर जो बच्चे हैं यहाँ पर रहने ही वाले हैं। ये जितने आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे बच्चे यहीं मौजूद हर वक्त 24 घंटे यहीं पे रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो 10-12 बच्चे हैं जो बस्ती से आते हैं, छुट्टी होने के बाद में वो अपने घर चले जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर इन बच्चों को क्या, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कुछ ऐसा? जी ज़्यादातर जो है ये क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ पर खेलते हैं? असल में मदरसे के पीछे एक मैदान है, उसमें खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट के अलावा और क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके? और वगैरह मतलब चिड़िया बल्ला है, हम लोग भी खेल लेते हैं कभी कभी, बाकी बच्चे खेल लेते हैं। और भी बहुत सारी खेल हैं जो मतलब बच्चे हमारे खेलते रहते हैं। हमारे सहयोगी वैभव मदरसे गए थे, वहां से उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसी तरह का सर्वे होना है कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन सा सिलेबस है। जो वैभव पूछ के आए हैं वो सरकार का कोई अधिकारी भी जाकर पूछ सकता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है 2022 में 24 की लड़ाई। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। आज नीतीश कुमार पहुंचे, देखिए, मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए और अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली में नीतीश कुमार। कल भी कई मुलाकातें की, आज मुलाकात, आखिरी मुलाकात शाम को उन्होंने मुलायम सिंह यादव से की नीतीश कुमार ने। और तैयारी है मोदी को रोकने और हराने की, इसलिए सभी नेताओं से मिल रहे हैं। अगली बैठक किसके साथ हुई? अरविंद केजरीवाल के साथ गुलदस्ता लेकर मिले नीतीश कुमार। केजरीवाल आजकल परेशान है, उनके डिप्टी पर बहुत से आरोप हैं, इसलिए। और आज ये जो मुलाकात हुई, ये मुलाकात है 2024 की तैयारी की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सीताराम येचुरी से मिले नीतीश कुमार। सबको साथ लाना है। नीतीश मानते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट जरूर होंगे साथ, तभी मोदी को रोका जा सकता है, इसलिए आज सीताराम येचुरी से भी मिले। अगली तस्वीर दिखाइए। डी राजा से भी मुलाकात की नीतीश कुमार ने। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। कोई नेता बचेगा नहीं विपक्ष का जिससे नीतीश न मिलने, सबको एक साथ लाएंगे तभी सबके नेता बन पाएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कल राहुल गांधी से मिले थे नीतीश कुमार और कांग्रेस को साथ लाने पर जोर दिया नीतीश कुमार ने कि कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन नहीं बन सकता है। लेकिन
इसके काउंटर में बीजेपी ने तैयारी की है। नीतीश के काउंटर की तैयारी बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे इस बैठक में, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। यहां कौन कौन से नेता पहुंचे आइए आपको बताता हूं, और इस बैठक में हुआ क्या क्या निकल कर आया ये भी आपको बताएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली में है, तो नीतीश कुमार का जो मंथन चल रहा है मोदी को रोकने के लिए, वो दरअसल क्या वजह है, कैसे रोकेंगे ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन बीजेपी क्या तैयारी कर चुकी है नीतीश को काउंटर करने के लिए वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक हुई। नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद 2024 का घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। विपक्ष के नेताओं के साथ नीतीश की ताबड़तोड़ बैठकें एक तरफ हो रही हैं, तो इसके जवाब में बीजेपी एक्शन में आ गई है। बीजेपी ने आज बड़ी बैठक की है, मूव कीजिए से प्लीज। अमित शाह ने दिल्ली में यह बैठक बुलाई, बड़े नेताओं के साथ यह बैठक हुई। शाह के साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन हुआ है। जल्द ही दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, यानी आज जो बैठक हुई इसके बाद एक और बड़ी बैठक प्लान है। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, यानी हर राज्य का मुख्यमंत्री अगली बैठक में शामिल होगा के मोदी शाह की बैठक में 2024 को लेकर चर्चा होगी, यानी प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आईएनएलडी की विपक्ष को एकजुट करने की कवायद है। दरअसल 25 सितंबर को अब विपक्ष क्या कर रहा है, फतेहाबाद में आईएनएलडी एक बड़ी रैली करने वाला है, और इस बड़ी रैली में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में होगी। संभव है ये जो नेता आप देख रहे हैं इनमें से कई नेता, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी इस रैली में शामिल होंगे। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला को भी न्योता दिया गया है इस बैठक में, इस रैली में शामिल होने के लिए। विपक्ष के कई और बड़े नेता भी जुटेंगे। और इस बीच आपको बताऊं, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी हेडक्वार्टर में नीतीश के काउंटर में जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है, और बैठक से निकल करके आया है, यह आपको बताने जा रहा हूं। बीजेपी ने 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही थी, 24 की तैयारी शुरू बीजेपी मुख्यालय में। अमित शाह ने यह बैठक ली है, और इस बैठक में कहा यह गया है कि और ज्यादा सीटें, यानी 2024 चुनाव का लक्ष्य तय हो गया है। पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा सीटें जीतेंगे 2024 में, अमित शाह ने कहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक हुई, दूसरी तरफ नीतीश कुमार बैठकें कर रहे थे। सुनिए जरा दोनों ही पार्टियों के नेताओं के अपने अपने दावे। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए, और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया कि विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान को मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। तो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले। ये इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर। इसके पहले केसीआर भी 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली कई बार कर कैंप कर चुकी हैं, अब नीतीश जी भी आए हैं। तो चुनाव का मौसम है, चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, तो ये सारे दल जो हैं वो पॉलिटिकल पर्यटन पर, टूरिज्म पर निकले हैं। तो नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं, कितनी उन्हें सफलता हासिल होती है वक्त बताएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कर्तव्य पथ बनाम राजपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने, दरअसल ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये राजपथ की तस्वीर है। 26 जनवरी परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही राजपथ है। इस राजपथ का नाम प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ करने की तैयारी की, यानी जो गुलामी की निशानी है, इस गुलामी की निशानी को मिटाना है। लेकिन इस गुलामी की निशानी को, अगली तस्वीर दिखाइए जरा,
ये जो आप देख रहे हैं ये है राजपथ, जो कि सीधे राष्ट्रपति भवन से होता हुआ इंडिया गेट तक को जाने वाला जो रास्ता है वो राजपथ है। लेकिन गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस को मंजूर नहीं। कांग्रेस और विपक्षी दल परेशान है कि राजपथ का नाम क्यों बदल रहे हैं। सुनिए जरा। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से अंग्रेजों की गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं। जिस जगह पर 26 जनवरी की परेड होती है उस राजपथ का नाम जल्द ही कर्तव्य पथ होगा। लेकिन कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आरजेडी तक को गुलामी की बेड़ियां इतनी पसंद हैं कि राजपथ का नाम बदलने पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजपथ शुद्ध हिंदी में कॉमन भाषा में हमारी गौरव गाथा को कह रहा था कि कर्तव्य पथ, अरे कर्तव्य पथ एक बढ़िया बनवाओ और उसको कर्तव्य पथ कर दो। पर राजपथ और जनपथ जो इस दिल्ली की शान थे, राजधानी की शान थे, उनको बदल के आप अपनी अकर्मण्यता जाहिर करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम नाम बदल के। इस बीमारी में वैक्सीन लगनी चाहिए भाजपा के, ये नाम बदलो अभियान में। हर मायने में राजपथ एक बहुत ही अप्रोप्रिएट नाम था, उसको कर्तव्य पथ के नाम से जो किया है, तो ये उनका अपना नज़रिया है। लेकिन आम जनता, आम व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति ने इसको पसंद नहीं किया, किसी भी तरह से पसंद किया। अब सवाल यह है कि राजपथ का नाम अगर बदला जाए तो फिर कांग्रेस को परेशानी क्यों, टीएमसी को परेशानी क्यों है? सवाल बड़ा बुनियादी है। ये देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा इस पर, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आवास का भी नाम बदलेगा। पीएम आवास का नाम उन्होंने लिखा किंग कर्तव्य विमूढ़ मठ रखा जाए। पवन खेड़ा ने कहा राजपथ का नाम राजधर्म पथ कर देते, अटल जी की आत्मा को अवश्य शांति मिलती। मिलिंद देवड़ा नेता कांग्रेस के हैं, लेकिन देखिए राह दूसरी है। उन्होंने लिखा कर्तव्य पथ बिल्कुल सही नाम है, मार्ग जो सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर तक जाता है, लोक सेवकों को भी हमेशा याद दिलाएगा कर्तव्य पथ कि जन सेवा के लिए धर्म और कर्म से जुटें। मनोज झा लिख रहे हैं, पहले रेसकोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना, अब राजपथ कर्तव्य पथ हो चला है। बेरोजगारी महंगाई पर अच्छा असर हो तो स्वीकार्य है, काबिलियत सिर्फ सड़कों के नाम बदलने की हो तो क्या कहें। तो आखिर विपक्ष को परेशानी क्या है, ये बुनियादी सवाल है। क्यों नहीं देश से गुलामी की निशानियां मिटाई जानी चाहिए जो आपको अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाए? सुनिए जरा कांग्रेस नेता तारिक अनवर क्या कह रहे हैं। जो राजपथ, जो सारी दुनिया में इस नाम से ये रोड मशहूर था और आज़ादी के बाद से इसको राजपथ के नाम से लोग जानते हैं, उसका भी नाम इन्होंने बदल दिया। ये कोई नया क्रिएट करने को तैयार नहीं है। अगर इनको कर्तव्य पथ बनाना था तो एक अच्छी सड़क बनाते, एक अच्छा शहर बसाते, उसका नाम कर्तव्य पथ रखते या कर्तव्य नगर रखते तो बात समझ में आती है। लेकिन नया कोई काम नहीं करेंगे। ये जो कांग्रेस के वक्त में या पुरानी सरकारों के वक्त में जो चीज़ें बनी हुई हैं, सिर्फ उसका नामकरण करने का इनका प्रयास रहता है। और आइए अब आपको बताते हैं, राजपथ ये सिर्फ नाम नहीं है, आप राजपथ से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। दुनिया का हर वो शख्स जो हिंदुस्तानी और कहीं भी रहता है वो राजपथ से जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर कभी भी आप दिल्ली आए हैं तो संभव है आपने राजपथ जरूर देखा होगा, आप इंडिया गेट जरूर गए होंगे। रायसीना हिल पर बने राष्ट्रपति भवन से राजपथ शुरू होता है और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली इसी सड़क को राजपथ कहते हैं। अगर आपका अब तक दिल्ली आना संभव नहीं हुआ है तब भी राजपथ आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि राजपथ वही जगह है, इसी जगह पर मूव कीजिए इसे, राजपथ वही मार्ग है जहां 26 जनवरी के दिन परेड होती है। 26 जनवरी को राजपथ पर परेड होती है और हर साल राष्ट्रपति को सलामी
देते हुए परेड राजपथ से नई दिल्ली की सड़क होते हुए लाल किले पर समाप्त होती है। राजपथ एक शानदार सिविल इंजीनियरिंग का नमूना है। गणतंत्र दिवस परेड में घोड़े, हाथी, मोटरसाइकिल, सेना के ट्रक से लेकर भारी भरकम टैंक तक राजपथ से निकलते हैं, लेकिन राजपथ को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। दिल्ली के दिल में बने इस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजपथ नाम का जो रिश्ता है यह गुलामी के दिनों से जोड़ा जा रहा है और इसलिए नए भारत में नए नाम के साथ इस पथ को नई पहचान मिलने वाली। कर्तव्य पथ का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर 900 से ज्यादा लाइट पोस्ट लगाई जाएंगी ताकि रात में भी पूरा पथ जगमगाता रहे। कर्तव्य पथ के किनारे बहने वाली नहर में 16 पुल बनाए गए हैं। आम लोगों के बैठने के लिए लाल ग्रेनाइट की 422 नई बेंच लगा दी गई हैं। मार्ग के किनारे लाल रेत की जगह नए फुटपाथ बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग स्पेस को भी बढ़ा दिया गया है। अब 50 बसें और 1000 कारें यहां पार्क की जा सकेंगी। इसके अलावा पैदल यात्रियों को भी ट्रैफिक से बचाने के लिए 4 नए अंडरपास भी बनाए गए हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर कैसे राजपथ का नाम ये गुलामी की निशानी है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, राजपथ को दरअसल गुलामी की निशानी इसलिए कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं। राजपथ को पहले किंग्स वे कहा जाता था। किंग्स वे, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप आगे, इसे किंग्स वे कहते थे। किंग्स वे का मतलब है राजा का पथ। और 1911 में दरअसल ब्रिटेन के राजा दिल्ली आने वाले थे। उस तरफ जो आप जिन्हें खड़ा देख रहे हैं वो ब्रिटेन के राजा, ये दिल्ली आ रहे थे। क्यों? क्योंकि कलकत्ता पहले राजधानी हुआ करती थी, तो देश की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, इसलिए राजा दिल्ली आ रहे थे। बंगाल में तब अंग्रेजों का विरोध हो रहा था और यह वजह थी कि राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। किंग जॉर्ज पंचम को दिल्ली दरबार में शामिल होना था, वो आ रहे थे दिल्ली, तो अंग्रेजों ने अपने राजा के सम्मान में इस सड़क का नाम रख दिया किंग्स वे। 1955 में किंग्स वे यानी देश जब आजाद हो गया तो 1955 में तब के राजनेताओं ने क्या किया, किंग्स वे का हिंदी अनुवाद कर दिया। किंग्स वे की जगह अगला नाम क्या रख दिया, राजपथ यानी राजा का पथ। नाम वही था अंग्रेजों की गुलामी की निशानी का, केवल उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया। मोदी गुलामी की निशानी को बदल रहे हैं और अब दिल्ली के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होगा। यही विपक्ष की परेशानी है। एनडीएमसी ने कल बाकायदा एक विशेष बैठक बुलाई। इसके लिए बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अब सुनिए जरा इतिहासकार क्या कुछ कह रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार, उन्हें सुनिए। इससे अच्छा निर्णय कोई नहीं हो सकता। राजपथ, देखिए राज तो चला गया था और जब भी इस राजपथ से गुजरते थे तो एक नकारात्मक ऊर्जा आती थी कि अंग्रेज तो जा चुके, राज तो जा चुका है, तो राजपथ यहाँ पे इसका नाम क्यों रखा है? इसका नाम ही किंग्स वे रखा। किंग्स वे कहलाता था ये राजा का वे रास्ता, राजा यहाँ से गुजरेगा निकल करके, तो वो भारतीयों की गुलामी का प्रतीक था वो किंग्स वे नाम, जिसको हिंदी में हमारे यहाँ लोगों ने राजपथ कर दिया बाद में। उस गुलामी को नहीं हटाया। इतिहास क्या छेड़ है? गुलामी का इतिहास कोई रखता है अपने देश के अंदर? मुझे बताइए। अंग्रेज चले गए, कनॉट प्लेस का नाम क्यों बदला था? इन्होंने फिर राजीव चौक किया था वहां पे ले जाकर के कनॉट प्लेस को, समझे आप? तो ये जो कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़, इन्होंने तो इतिहास को बिगाड़ा है। कोई भी आजाद देश जो है गुलामी के प्रतीक नहीं रखता है। इन लोगों ने इतने साल तक यहाँ गुलामी के प्रतीक रखे। वो किंग जॉर्ज की मूर्ति इतने सालों तक वहां पे बनाए रखी और आज तक उस पर निर्णय नहीं ले पाए थे कि हमारे किस स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की मूर्ति वहां पे लगनी चाहिए। और जब वहां पे नेताजी बोस की मूर्ति लग रही है तो लोगों को परेशानी हो गई है। ये वही राजपथ है जिस राजपथ पर कई बड़े बड़े आंदोलन और प्रदर्शन हुए। ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 1988 की तस्वीरें। इसी राजपथ पर 1988 में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये वही राजपथ है, एम्बियंस दीजिए। 1900, ये देख रहे हैं आप, 2012 में निर्भया की हत्या के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी इसी राजपथ पर हुआ था। अगली तस्वीर दिखाइए सर, ये आप देख रहे हैं सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट जो हुआ था वो भी इसी राजपथ पर हुआ था। इसी राजपथ के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री ने गुलामी की निशानी मिटाई है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसी बात को दोहराया था, सुनिए।
किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। और सिर्फ ये एक निशानी नहीं है, प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले भी गुलामी की निशानी मिटाई है। वो झंडा जो नेवी में न जाने कब से आजादी के बाद से गुलामी का प्रतीक अपने साथ ढो रहा था। देखिए जरा इस गुलामी के प्रतीक को, देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मिटाया है। इस पर भी लोगों को एतराज हो सकता है। ये आप देख रहे हैं 2, ये आप देख रहे हैं पुराना झंडा और ये नया झंडा। 2 सितंबर को नौसेना का नया ध्वज मिला और ध्वज से ब्रिटिश निशान हटा दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं रेड एंड व्हाइट लाइन जो आप देख रहे हैं, ये गुलामी की निशानी थी। लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। ये है नया झंडा जो अब आप देख रहे हैं। 2001 में भी लाल क्रॉस हटाया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस दौरान प्रधानमंत्री थे। एनडीए के बाद यूपीए की सरकार आई उसके बाद, और 2004 में फिर लाल क्रॉस की वापसी कर दी गई, यानी अटल बिहारी की सरकार गई और फिर यह लाल क्रॉस लगा दिया गया झंडे के साथ। अब मोदी सरकार ने फिर से इस गुलामी की निशानी को हटा दिया है। ध्वज में अब तिरंगे के साथ अशोक स्तंभ लगाया गया है। यह है नया ध्वज। बाईं ओर तिरंगा, दाईं ओर अशोक स्तंभ है इसके, और शिवाजी महाराज का राज चिन्ह भी इसमें शामिल है। नया ध्वज छत्रपति शिवाजी को समर्पित है। ध्वज के नीचे लिखा है शम नो वरुणा। इसका मतलब है कि यदि जल देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो, जल देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा तब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था उस दिन जब यह गुलामी की निशानी हटाई गई। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। आइए अब आपको बताता हूं, यह एक लौती निशानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली, इस तरह की जो निशानियां हैं उनको वो मिटाते रहे हैं। कौन कौन सी गुलामी की निशानी है ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं मोदी कार्यकाल में कई सड़कों के नाम बदल दिए गए। जैसे 2015 में रेस कोर्स रोड का नाम बदला गया। यहां प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था। रेस कोर्स का नाम लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया बदलकर। लोक कल्याण मार्ग पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम भी तभी बदला गया। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के नाम पर औरंगजेब रोड के नाम को बदलकर कलाम के नाम पर रखा गया। 2017 में डलहौजी रोड का नाम भी बदल दिया गया और डलहौजी रोड का नया नाम दारा शिकोह रोड रख दिया गया। इसी तरह से नाम बदले गए हैं। सवाल यह है कि आखिर भारत में गुलामी की निशानी की जरूरत क्यों है? किसको यह नाम पसंद है? देश के लोग क्या मोदी की इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि वो इन गुलामियों की निशानी की सफाया कर रहे हैं? सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। राजपथ गुलामी की निशानी, कर्तव्य पथ हिंदुस्तान की निशानी है। वो तो अंग्रेजों का प्लस का निशान था, उसको हटा के जो अपने हिंदुस्तान का था उसको जोड़ दिया। सब हम लोग के हित में, हिंदुस्तान के हित में है फैसले, और हमें लगता है ये बहुत अच्छा हो रहा है।
अगर जो मोदी जी कर रहे हैं, जो भी उन्होंने अभी तक करा है, चाहे 370 हटाइए, धारा हटाइए है, इसके लिए जो फैसला किया है इन्होंने, बदल के नाम बदला जा रहा है, तो बढ़िया है, अच्छा है। हमारी हिंदुस्तान इसमें को खुशी है। कोई बाकी जो पार्टियां हैं इसका विरोध करेंगी, उस तो जानते हैं, उनका काम है विरोध करना। सम्मान करते हैं, हर वो चीज़ जो याद दिलाती गुलामी की वो ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत सराहनीय काम है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके की चीज़ों को लाने से ही देश बनेगा और देशभक्ति की भावना हम लोगों में जिंदा रहेगी। क्योंकि कर्तव्य पद हो गया कि उससे दिक्कत क्या है, हम अपने कर्तव्य निष्ठा पर पूर्णतया सही निकलें। और अपने राजपथ तो पुराना नाम था और उसको बदलना, सरकार की ये नीति बहुत सही है। तो ठीक देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं और सुन रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के साथ हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दोस्ती से बौखलाया पाकिस्तान। क्यों, आपको बताऊं, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंदुस्तान आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। ये जो हाथ मिलाए हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भारत और बांग्लादेश आखिर क्यों मिले। ये जो मुलाकात आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान परेशान हो गए। शहबाज शरीफ और बाजवा की नींदें उड़ गई हैं। देखिए जरा रिपोर्ट, कैसे पाकिस्तान बौखला गया है कि मैं आपको बताऊं, 9 बजे शेख हसीना का वेलकम हो रहा था और 8:55 पर पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग कर रहा था। रिपोर्ट देखिए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना की मुलाकात से पाकिस्तान को किस बात का डर सता रहा है? इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना की मुलाकात शुरू होने वाली थी। उधर भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की हरकत का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी हसीना की मुलाकात से पाकिस्तान क्यों बौखलाया है? क्या हसीना और मोदी ने पाकिस्तान को 1971 का जख्म याद दिला दिया है, जब पाकिस्तान के अत्याचार पर करारा प्रहार करते हुए हिंद की सेना उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी थी और दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश का उदय हो गया था। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान कैसे परेशान हो गया। यहां मोदी और शेख हसीना मिल रहे थे, वहां पाकिस्तान को यह मुलाकात अच्छी नहीं लग रही थी। देखिए जरा क्यों। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना मिल रहे थे। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे थे इस मुलाकात के दौरान। बीएसएफ के गश्ती दल पर भी गोलीबारी की पाकिस्तान ने। बीएसएफ ने पाकिस्तान को उसके बाद करारा जवाब दिया। 19 महीने बाद, यानी सोचिए 19 महीने तक फायरिंग नहीं हुई। आज बांग्लादेशी पीएम आई, प्रधानमंत्री मोदी से मिली तो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा। 19 महीने बाद पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया। किस समझौते का? 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों देशों के बीच गोलीबारी नहीं की जाएगी। यह संधि हुई थी। बीएसएफ के कंपनी कमांडर्स, पाक रेंजर्स के साथ बैठक हुई आज। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त शब्दों में कड़ी चेतावनी दी है। जिस वक्त जम्मू में पाक रेंजर्स फायरिंग कर रहे थे, उस वक्त शेख हसीना का दिल्ली में स्वागत हो रहा था। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना का वेलकम किया और भारत बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती से टेंशन में इसलिए पाकिस्तान है। मोदी की विदेश नीति से चारों खाने चित हो गया है पाकिस्तान। और आज शेख हसीना से पीएम जब मिले तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद का सफाया किया जाना चाहिए। सुनिए जरा। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। हमेशा आभारी हूँ भारत के और कि हमारा देश जब स्वाधीनता और किया, जब लिबरेशन वॉर हुआ तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे
सपोर्ट की और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ और हम रियली आभारी हूँ। सो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा, स्वागतम। और आइए अब आपको दिखा रहा हूं, मोदी को शेख हसीना ने गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। ये देखिए जरा, ये है गिफ्ट। ये जो शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को तोहफा दिया किताब, ये शेख हसीना के पिता पर लिखी हुई किताब है। ये किताब मोदी को गिफ्ट दी तो पाकिस्तान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा ये आपको बताता हूं। किताब में आखिर क्या लिखा है जो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, वो देखिए जरा। दरअसल ये आप देख रहे हैं, दिल्ली में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब गिफ्ट की। अपने पिता मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता का नाम मुजीबुर रहमान, उनके भाषण के अनुवाद की यह किताब है। उन्होंने जो भाषण दिया था 1971 के दौरान, मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान भाषण देने जा रहे थे तो उनके भाषण पर रोक लगा दी गई। लाइव प्रसारण रेडियो पर भाषण बैन कर दिया गया था। मुजीबुर रहमान ने कहा था, हमने खून दिया है, हम और भी देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस देश के लोगों को आजाद कराएंगे। मुजीबुर रहमान के भाषण के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई थी। 25 मार्च 1971 को मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर को भारत के आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे भारतीय फौज के आगे। दुनिया के नक्शे पर नया देश बांग्लादेश का उदय हुआ और प्रधानमंत्री मोदी को जो किताब मिली है, इसने पाकिस्तान की बेचैनी बेशक बढ़ा दी है। किताब ने पाकिस्तान को 1971 का जख्म याद दिला दिया कि भारतीय सेना ने जो जख्म दिए थे उस दौरान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है जो गाजियाबाद से आई है और यह खबर बताती है कि जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनमें मानवीयता बची है या नहीं। कुत्ता काटता रहा और मालकिन देखती रही। तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बच्चा अंदर आता है और ये देखिए कुत्ता काट लेता है और मालकिन खड़े होकर देख रही है। बच्चा देखिए अपनी टांग से चल भी नहीं पा रहा, वो टांग उठा रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, ये लिफ्ट के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए बच्चा बार बार अपने उस जगह को रब कर रहा है जहां उसे काटा है कुत्ते ने। ये देखिए, उसके बाद मालकिन कुत्ते को लेकर चली जाती है। ये देखिए फिर से मैं इस तस्वीर को दिखा रहा हूं, अंदर खड़ी हुई है और ये देखिए बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और मालकिन देख रही है। बच्चा बैग टांगे हुए है, लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा है, टांग उठाए हुए है, लेकिन मालकिन को कोई मतलब नहीं और वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, बात कर रही है। बच्चा बार बार रब कर रहा है, कुत्ते ने उसे काटा है, लेकिन मालकिन को कोई परवाह नहीं है। ये अमानवीयता है। असली जानवर कौन है ये तय करना मुश्किल है। क्यों नहीं मालकिन ने फौरन बच्चे की फिक्र की, क्यों नहीं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई, कुछ नहीं किया। बड़ी बात यह है, ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अमानवीय तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं कहां की घटना है, हुआ क्या दरअसल इस पूरी घटना के दौरान और इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। बड़ी बात यह है, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं वीडियो दरअसल 5 सितंबर का शाम 6 बजे का है और बच्चा ट्यूशन पढ़कर दरअसल घर लौट रहा था अपने ट्यूशन से। इस बच्चे की उम्र करीब 9 साल बताई जा रही है, 4th क्लास में पढ़ता है ये मासूम। और बच्चा लिफ्ट में था, तभी एक महिला भी उस वक्त आ गई अंदर, महिला के साथ पालतू कुत्ता भी था और कुत्ते को देखकर बच्चा बुरी तरह से डर गया, जिसके बाद बच्चा लिफ्ट के गेट की तरफ आता है और कुत्ता बच्चे को काट लेता है और इसके बाद मूव कीजिए इसे, कुत्ते के साथ ही मालकिन भी वहां मौजूद थी जो ये सब कुछ देखती रही। बच्चा दर्द से कराता रहा, मालकिन चुपचाप खड़ी हुई देखती रही। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया, सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा मामला, ये तस्वीर कैद हो गई। मालकिन की निर्दयता का वीडियो ये वायरल है सोशल मीडिया पर। वीडियो वायरल होने के बाद बाकायदा केस दर्ज किया गया है और एफआईआर में पुलिस ने महिला को आरोपी बनाया है। यह मामला चाम्स काउंटी सोसाइटी का बताया जा रहा है और राजनगर एक्सटेंशन में यह सोसाइटी है जहां की यह घटना है। आइए अब आपको सुनवाता हूं पुलिस इस मामले में क्या कह रही है। जरूरी है इस मामले में और ऐसे मामलों में एक्शन लेना,
सुनिए पुलिस को। कल दिनांक 5 सितंबर की शाम को राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पिता ने भी एक वीडियो बनाया है बच्चे के, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बच्चे के पिता का वीडियो है। ये महिला देखिए अपने कुत्ते को लेकर आई है, इसे कोई मतलब नहीं। एम्बियंस दीजिए इसका, अगर एम्बियंस हो तो फुल स्क्रीन लीजिए, जरा फुल स्क्रीन लीजिए। वो पिता बात कर रहा है महिला से, सुनिए जरा क्या बात हो रही है। एम्बियंस बढ़ाइए। इस लेडी को इतनी अक्ल नहीं है, ये B2 में पोटी कराने लेकर के आई है इसको। लेडी बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही है B2 में। मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने और ये लेडी अपना फ्लैट नंबर नहीं बता रही है, ठीक है, और बदतमीजी कर रही है। कह रही मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने के मैनर्स नहीं है। मेरे बच्चे को काटा इसने और इसको, इस लेडी को इतनी अक्ल नहीं है, ये B2 में पोटी कराने लेडी बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही है B2 में। मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने और ये लेडी अपना फ्लैट नंबर नहीं बता रही है, ठीक है, और बदतमीजी कर रही है। कह रही मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने के मैनर्स नहीं है। मेरे बच्चे को काटा इसने और इसको, इस लेडी को इतनी अक्ल नहीं है, ये B2 में पोटी कराने लेकर के आई है इसको। लेडी बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही है B2 में। मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने और ये लेडी अपना फ्लैट नंबर नहीं बता रही है, ठीक है, और बदतमीजी कर रही है। कह रही मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने के मैनर्स नहीं है। मेरे बच्चे को काटा इसने और इसको, इस लेडी को इतनी अक्ल नहीं है, ये B2 में पोटी कराने लेकर के आई है इसको। लेडी बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही है B2 में। मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने। और आइए आपको दिखाते हैं, इस घटना के बाद बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है। यह है वो नोटिस जो लगाया गया है, ये नोटिस सोसाइटी में लगाया गया। लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है, पिलर ग्राफिक्स है, लोगों में गुस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद कि कोई मालकिन इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती है। देखिए जितेश लिख रहे हैं, कुत्ते को मारो तो केस दर्ज है और कुत्ता काट ले तो कोई बात नहीं। अगला इसे मूव कीजिए। नवीन कुमार लिख रहे हैं, सोसाइटी के लोग कुत्तों को लेकर हमेशा खौफ में रहते हैं। अमित पांडे लिख रहे हैं, आवारा कुत्तों को भगा तक दो तो फाउंडेशन वाले आ जाते हैं। अनिल विद्यार्थी लिख रहे हैं, संभाल नहीं सकते तो पालते ही क्यों हैं। गरिमा सिंह लिख रही हैं, सोसाइटी में कुत्तों को लेकर बाकायदा नियम होने चाहिए। अरविंद कुमार सिंह लिख रहे हैं, क्रूर महिला पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्योति वर्मा ने लिखा, लिफ्ट में कुत्ते ले जाते हैं, मेरा पूरा परिवार डरता है। सचिन कुमार लिख रहे हैं, कुत्तों पर कार्रवाई की बात करें तो फाउंडेशन आ जाती है। ये लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं जिस सोसाइटी में ये घटना हुई। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जो इसके पास कुत्ता है वो अपने कुत्ते को समझता है कि उसका बच्चा है। सही बात है कि समझिए, पालिए भी, मगर अगर ये किसी को हानि पहुंचाते तो सही नहीं है। पेट्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेट्स के मास्क आते हैं मुंह फेस कवर करने के लिए, अगर पेट के लिए अगर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग हो कि वो। और आइए अब आपको बताते हैं कुत्तों के लिए क्या खास नियम है, क्या करने की जरूरत है और कितना किया जा सकता है। ये देखिए जरा, खतरनाक कुत्तों पर रोक लग सकती है, इस बात की संभावना है। भारत में पिटबुल पर बैन की तैयारी हो रही है। बहुत खतरनाक कुत्ता होता है। राज्यों के अलग अलग कुत्तों पर भी अलग अलग नियम हैं। नियम जो है वो नगर पालिका बनाती है, नियम कि किस तरह से कुत्तों को रखा जाएगा। यूपी के लखनऊ में रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया गया है। यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश पर भी लागू किया जा सकता है। लाइसेंस, अगर मालिक के पास कुत्तों का लाइसेंस नहीं है तो 5,000 का जुर्माना देना होगा। नियम तोड़ने पर कुत्ता जब्त भी हो सकता है। साथ ही साथ पालतू कुत्तों का वैक्सीनेशन भी कराना जरूरी होगा। पालतू कुत्तों को परिवार का सदस्य माना गया है। पार्किंग या लिफ्ट में जाने से उन्हें नहीं रोका जा सकता है। कुत्ते के भौंकने की भी शिकायत नहीं हो सकती है। तो बेशक जो लोग हैं, जो सोसाइटीज में रहते हैं, उनका मानना है इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून जरूरी है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।